Hello everyone, welcome to next revision lecture for +1 class chapter 2 business studies. लास्ट रिवीजन लेक्चर्स में बेटा हमने 3 टॉपिक्स कर लिए थे अपने खत्म. आइए एक बार देखते हैं वो कौन कौन से थे. वन इज हमने स्टार्ट करा था बेटा फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिसमें हमने 3 फॉर्म्स, वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप, नेक्स्ट वन इज एचयूएफ एंड नेक्स्ट वन इज पार्टनरशिप. यहाँ तक इनके सारे फीचर्स, मैरिट्स, डीमेरिट्स कवर कर लिए थे. अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं अभी तक तो पहले प्लीज उन लेक्चर्स को देख लीजिए आगे बढ़ने से पहले, ताकि आपको सारे कंसेप्ट्स अच्छे से रिवाइज हो सके. अगर आपको उस लेक्चर का लिंक चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आइए आज अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं. नेक्स्ट अगला बच्चा हमारा टॉपिक्स है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. हमने देखा कि पार्टनरशिप कैसे होती है, क्या उसके मेरिट्स हैं, फीचर्स हैं और लिमिटेशंस हैं. अब बेटा हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर की. एक पार्टनरशिप फर्म में कितने तरीके के पार्टनर्स हो सकते हैं. तो बेटा एक किसी भी पार्टनरशिप फर्म में 5 तरीके के पार्टनर्स हो सकते हैं. सबसे पहला है बच्चा एक्टिव या फिर वर्किंग पार्टनर. नेक्स्ट वन इज स्लीपिंग पार्टनर. नेक्स्ट वन इज सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर या फिर पार्टनर बाय एस्टॉपल. मैम ये क्या है, एक बार से फटाफट से रिवाइज करवा दीजिए. आइए सबसे पहले बेटा पार्टनर है एक्टिव पार्टनर. नाम से ही समझ आ रहा है ये बहुत एक्टिव रहेगा, या फिर इसका नाम एक और है वर्किंग पार्टनर. तो ये पार्टनर कैसा होता है बच्चा, आइए इसको हम कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस की किसकी कौन इनमें से कौन सा पार्टनर अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, कौन मैनेजमेंट में पार्ट लेता है, कौन प्रॉफिट या जो लॉसेस होंगे उसको शेयर करेगा, या किसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी. जो कि हमने पार्टनरशिप के फीचर्स में पढ़ा कि जो पार्टनर्स की लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है. तो आइए देखते हैं किस पार्टनर की लायबिलिटी कैसे रहती है. सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव या फिर वर्किंग पार्टनर. ये एक ऐसा पार्टनर होता है बच्चा जो कैपिटल कंट्रीब्यूट भी करता है, क्लियर है मैम, जिसका मैनेजमेंट में भी एक्टिव रोल रहता है. मतलब डेली जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, जो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी रहेगी, मेजॉरिटी माइनॉरिटी जो भी डिसीजंस है वो सारे ये उन सारे डिसीजंस में ये पार्टनर भी एक्टिवली पार्ट लेगा. ठीक है मैम, क्लियर है. उसके बाद बेटा अगर फर्म को कोई भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसमें भी इसका जैसे भी जो भी रेशो डिसाइड हुई है उस रेशो में ये पार्टनर भी अपने प्रॉफिट या फिर लॉसेस को शेयर करवाएगा. इस पार्टनर की लायबिलिटी भी कैसी रहती है बच्चा, अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है. मतलब ये ऐसा पार्टनर है जो एक्टिवली मैनेजमेंट में भी पार्ट ले रहा है, कैपिटल भी देगा, प्रॉफिट एंड लॉसेस को भी शेयर करेगा और इसकी लायबिलिटी भी कैसी रहेगी, अनलिमिटेड. मैम ये तो क्लियर है, ये बाकियों से डिफरेंट कैसे है, आइए देखते हैं. अगला आ गया बेटा आपका स्लीपिंग पार्टनर. स्लीपिंग पार्टनर क्या है बच्चा, ये सोता रहता है. मैम सोता रहता है मतलब अगर कोई बंदा सो रहा होगा तो काम नहीं करेगा. हाँ जी, यही है वो स्लीपिंग पार्टनर, कि इसका मैनेजमेंट में रोल नहीं रहता. ये एक फर्म को कैपिटल देता है, यस कैपिटल देगा. क्या मैम ये मैनेजमेंट में पार्ट लेगा, डेली जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं क्या इसका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन होगा, आंसर इज नो. क्या ये प्रॉफिट या लॉसेस लेगा, यस प्रॉफिट या लॉसेस लेगा. मैम ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान को हम प्रॉफिट एंड लॉसेस दे रहे हैं बट वो कोई काम तो कर नहीं रहा. बेटा मोस्टली ये देखा जाता है कि इस इंसान का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है वो ज्यादा होता है, कि ये पैसा दे देता है कि भाई मेरे पास आप बिजनेस कर लो, मेरे को आपको ये आप पे यकीन है, आप बिजनेस कर लो, मेरे से पैसा ले लो, बट मैं इसकी मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले सकता. तो बेसिकली देखा ये जाता है कि इस पार्टनर की कैपिटल कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं ज्यादा होता है, बट ये मैनेजमेंट में कोई भी रोल अपना प्ले नहीं करता. प्रॉफिट एंड लॉसेस हाँ जी इसके द्वारा शेयर करे जाते हैं. लायबिलिटी इसकी भी कैसी होती है बच्चा, अनलिमिटेड. नेक्स्ट है बच्चा सीक्रेट पार्टनर. सीक्रेट पार्टनर का मतलब, सीक्रेट मतलब चुप. सीक्रेट पार्टनर ये है कि हाँ जी एक राज रखा जाता है इस पार्टनर के, कि हाँ जी ये भी हमारी लाइक फर्म का पार्टनर है. लोगों को नहीं पता होता कि ये भी इंसान इस फर्म का पार्टनर है. मैम ऐसा क्यों हो सकता है बच्चा, इसके एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं. हो सकता है इस इंसान की गुडविल अच्छी ना हो, ऐसा लगे कि हाँ जी अगर हम इस बंदे का नाम डिस्क्लोज करेंगे तो हमारी फर्म पे कोई जल्दी जल्दी विश्वास ना करे. तो इस पार्टनर के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं होता, ये सीक्रेट रहता है. पार्टनर होता है बट पब्लिक में किसी को पता नहीं होता कि ये इंसान भी इस फर्म का पार्टनर है. तो अननोन टू जनरल पब्लिक, कि जनरल पब्लिक को इसके बारे में पता नहीं होता, इसकी पार्टनरशिप के बारे में, कि ये भी पार्टनर है. क्या ये इंसान कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, यस कैपिटल ये भी देगा, मैनेजमेंट में पार्ट ये भी लेगा, प्रॉफिट एंड लॉसेस ये भी शेयर करेगा, और अनलिमिटेड लायबिलिटी इसकी भी होएगी. इसकी भी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड ही रहती है. नेक्स्ट है बच्चा आपका नॉमिनल पार्टनर.
अब ये नॉमिनल पार्टनर क्या है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अलाउ हिज नेम एंड गुडविल टू द फर्म। ये बच्चा एक्चुअल में हमारी फर्म का पार्टनर नहीं होता, बट ये अलाउ कर देता है कि आप मेरे नाम से अपनी फर्म चला सकते हो। मतलब हम इसके नाम को यूज करके कोई भी डील को फाइनल कर सकते हैं। मैम ऐसा कैसे? जैसे कि बेटा मैंने आपको क्लास में भी यही एग्जांपल ली थी, मैं कोई डील करने गई फर्म के रिलेटेड, और मैंने वहां पे जाके बोल दिया कि हाँ जी ये बंदा भी हमारा पार्टनर है। एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं था, बट मैंने उसका नाम या उसकी गुडविल को यूज कर लिया, तो क्या वो भी हमारा किसी भी लाइबिलिटी में लाइबल हो जाएगा? यस। जिस कॉन्ट्रैक्ट को यूज करके, जिस कॉन्ट्रैक्ट में हमने उसका नाम यूज करके अगर वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड जो भी लाइबिलिटी होगी उसके लिए वो भी पार्टनर लाइबल हो जाएगा। बट उसका नाम जो है बेटा यूज करें। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि ऐसे तो हम धोखे से किसी का नाम यूज कर ले, है ना, खुराफाती दिमाग है, उल्टे आइडियाज तो आएंगे। बेटा इस नाम को हमने उस बंदे की कंसेंट से यूज कराओ, मतलब उसकी मर्जी से हम उस इंसान का अपने किसी और कॉन्ट्रैक्ट के लिए नाम यूज कर रहे हैं, तो इस केस में बेटा इस इंसान का कोई भी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता। ये मैनेजमेंट में पार्ट भी नहीं लेता, हमारे जो डेली डिसीजन है उसमें इसका कोई भी पार्ट नहीं रहेगा। मैम ये प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करेगा? नहीं। मैम फिर ये हमें अपना नाम यूज क्यों करने देगा? बेटा हो सकता है ये प्रॉफिट्स वगैरह नहीं लेगा, हो सकता है ये हमसे कुछ वैसे इसका नाम यूज करने के लिए कोई अमाउंट चार्ज कर ले, ऐसा हो सकता है। हाँ जी, लाइबिलिटी इसकी अनलिमिटेड रहेगी फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट हमने इसका नाम यूज करके लिया है, उस कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड जो भी लाइबिलिटी होगी उसमें इसका अनलिमिटेड शेयर रहेगा। कि हाँ जी कल को कोई भी लाइबिलिटी आ जाती है तो इसको अपने पर्सनल एसेट्स बेच के भी हमारी उस लाइबिलिटी को चुकाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज योर बेटा पार्टनर बाय एस्टॉपल। मैम ये क्या है? बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट गिव्स एन इंप्रेशन टू अदर्स दैट ही इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म। मैम ये समझ में नहीं आया, इसमें कंफ्यूजन होती है। अब दोबारा एग्जांपल लेते हैं बेटा, मैं और मेरा फ्रेंड कोई कॉन्ट्रैक्ट करने गए, वो हमारी कंपनी का या वो हमारी फर्म का पार्टनर नहीं था, ठीक है मैम नहीं था पार्टनर, बट उसने वहां पे जाके कुछ ऐसा शो करा, बात करते टाइम उसने सारा मेरी प्रेजेंटेशन उसने दी, हर चीज उसने एक्सप्लेन करी, जिससे कि सामने वाले को ये लगा कि भाई ये इंसान भी इस फर्म का क्या है, पार्टनर है। तो उस केस में कि उसने अपने कंडक्ट से या अपने वर्ड से सामने वाले को कुछ ऐसा दिखा दिया कि वो भी हमारी फर्म का क्या है, पार्टनर। तो उस केस में क्या होगा बेटा, उसका कुछ भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं रहता, मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेता, प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करेगा नहीं करेगा, बट जो उसकी लाइबिलिटी है उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके वो क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। होप आपको ये पांचों टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्लियर होंगे। आइए अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पार्टनर को हम एक और तरीके से भी बाइफरकेट कर सकते हैं। वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन कि कितने टाइम की पार्टनरशिप है, एंड नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी की लाइबिलिटी कैसी है और वैसे वो पार्टनरशिप किस तरीके से बाइफरकेट होती है। आइए देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब बेटा टाइम पीरियड की कितने टाइम पीरियड के लिए वो पार्टनरशिप बनी है। सबसे पहला है बच्चा पार्टनरशिप एट विल। एट विल का मतलब यहाँ पे क्या है कि मर्जी से, जब पार्टनर्स चाहेंगे तब ही वो फर्म क्या हो जाएगी, खत्म। जब उनकी मर्जी हुई वो जब चाहे अपनी फर्म को बंद करके जा सकते हैं। लाइफ ऑफ पार्टनरशिप डिपेंड अपॉन विल ऑफ पार्टनर्स की पार्टनर्स की मर्जी पे डिपेंड करेगा कि वो 10 साल चलाना चाहते हैं, 20 साल चलाना चाहते हैं, 50 साल चलाना चाहते हैं। जब उनकी मर्जी होगी वो अपनी मर्जी से इस पार्टनरशिप फर्म को बंद करके जा सकते हैं। नेक्स्ट डिसोल्यूशन एट डिजायर की जब उनकी मर्जी होगी तब, डिसोल्यूशन का मतलब होता है बच्चा अपनी पार्टनरशिप फर्म को खत्म कर देना, डिसॉल्व कर देना मतलब खत्म कर देना, कि जब वो चाहेंगे, जब उनकी मर्जी हुई तब वो अपनी पार्टनरशिप फर्म को खत्म करके जा सकते हैं। नेक्स्ट नॉट फॉर्म फॉर फिक्स पीरियड। ये ऐसा नहीं होता कि फिक्स पीरियड की पहले पीरियड को डिसाइड नहीं होता कि हाँ जी हम 5 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद इस फॉर्म को खत्म कर देंगे, ऐसा पहले से कोई फिक्स पीरियड डिसाइडेड नहीं होता। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप बिल्कुल अलग है बेटा पार्टनरशिप एट विल से। पर्टिकुलर पार्टनरशिप स्टार्टिंग में ही इसका टाइम पीरियड तय हो जाता है कि हम अगले 5 साल तक इस पार्टनरशिप फर्म को चलाएंगे और ये पार्टनरशिप एक किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को
पूरा करने के लिए बनती है। जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया या जितना ही वो टाइम डिसाइड हुआ था वो खत्म हो जाए तो उसके बाद ये पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। इसके लिए बाद में आपको कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है। जितना टाइम पीरियड के लिए डिसाइड हुआ था, जब वो टाइम पीरियड खत्म होगा अपने आप आपकी ये पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व। ये क्या है, बनती क्यों है, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करने के लिए। इसमें फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम की, हाँ जी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होएगा कि हमने इतने टाइम के लिए पार्टनरशिप फर्म बनाई है, पर वो टाइम खत्म होते ही ये फर्म भी डिसॉल्व हो जाती है अपने आप। जैसे वो टाइम खत्म होएगा ये फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व। नेक्स्ट वन इज योर बेटा पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। सबसे पहले क्या है बच्चा, आपकी जर्नल पार्टनरशिप। मतलब जर्नल पार्टनरशिप का मतलब नॉर्मल कि जो हम अब तक पढ़ रहे आ रहे हैं, जो जिस पार्टनरशिप फर्म में वो सारे फीचर्स होंगे उसे हम बोल देंगे कि हाँ जी ये क्या है, एक जर्नल पार्टनरशिप है। ठीक है मैम, क्लियर है। अब ये लिमिटेड पार्टनरशिप क्या है, आइए देखते हैं। लिमिटेड पार्टनरशिप बेटा हमने वैसे एक ऐसी पार्टनरशिप पढ़ी जिसमें सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड। बट लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या है, सिर्फ एक ऐसा पार्टनर है जिसकी लायबिलिटी एटलीस्ट एक ऐसा है, सिर्फ एक नहीं होना चाहिए बट कम से कम एक पार्टनर ऐसा हो जिसकी लायबिलिटी कैसी हो, अनलिमिटेड। इससे लाइक पार्टनरशिप फर्म की हमने पहले पढ़ा कि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है बट क्या है, एडवाइजेबल है कि करा लेनी चाहिए रजिस्ट्रेशन। बट इस लिमिटेड पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन क्या होती है बच्चा, मैंडेटरी होती है कि अगर आप कोई लाइक लिमिटेड पार्टनरशिप बना रहे हैं तो उस केस में आपको इसे रजिस्टर करवाना ही करवाना पड़ेगा। अब इसकी मैनेजमेंट, जो सारे डिसीजंस लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, बट सारी मैनेजमेंट कौन करेगा, वो इंसान जिसकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। जिस पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी वही पार्टनर सारे मेजर डिसीजन हो या माइनर डिसीजन हो, सारी मैनेजमेंट किसके द्वारा करी जाती है बेटा, उस अकेले पार्टनर के द्वारा जिसकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। अगर दो की अनलिमिटेड है तो वो दोनों मैनेज करेंगे, तीन की अनलिमिटेड है वो तीनों करेंगे। बट जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड है वो इसमें मैनेजमेंट में पार्ट अपना नहीं लेते। क्लियर है, होप बेटा आपको ये क्लियर होएगा। नेक्स्ट बच्चा हमारा कंसेप्ट आ जाता है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मैम ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे कि हमने एग्जांपल पहले भी लिया था, जैसे कि मैं आपको बात करूं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हमारी वो क्या है, गोकुल धाम की सोसाइटी। ठीक है, वो क्या है, एक तरीके से वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें कि वो लोग मिलके आपस में किसी कॉमन पर्पस के लिए काम करते हैं। इसका मेन मोटिव क्या होता है बच्चा, वेलफेयर ऑफ मेंबर। इसका मेन मोटिव कोई प्रॉफिट कमाना नहीं है, बट इसका जो मेन मोटिव है कि वो अपने मेंबर्स की वेलफेयर कर सके। यहाँ पे मार्क माय वर्ड्स, मेंबर्स की वेलफेयर है, सोसाइटी की वेलफेयर नहीं है। सोसाइटी एट लार्ज को टारगेट नहीं करते बट पर्टिकुलर मेंबर्स है जिनकी वेलफेयर के लिए ये सोसाइटीज को चलाया जाता है, टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ताकि उनका ये कोई भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब कि पैसे से रिलेटेड हो गया इकोनॉमिक, तो कि कोई भी उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट ये बचा सके। इसकी जो इट रिक्वायर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, जैसे कि हमने बाकियों में पढ़ा कि हाँ जी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हो, ताकि ऐसा ना हो कि हाँ जी आपने कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी दिखा दी, दिखाना ये है कि हम वेलफेयर के लिए बना रहे हैं पर उसमें कोई उल्टे सीधे काम होते रहे, तो इसीलिए इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी कर दी गई है। इसको बनाने के लिए बेटा कम से कम 10 एडल्ट मेंबर्स का होना जरूरी है। एडल्ट कौन होता है बेटा, 18+ की, हाँ जिसकी एज 18+ है, कम से कम 10 एडल्ट मेंबर होंगे, वही मिलके इस सोसाइटी को बना सकते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट। जो इसमें कैपिटल होती है, पैसा लगाया जाता है, वो किसके द्वारा लगाया जाता है बच्चा, कैपिटल लगाई जाती है बाय मेंबर्स की। जो इसके मेंबर्स बनेंगे वो इसकी कैपिटल वो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को कैपिटल प्रोवाइड करवाएंगे। वो कैपिटल आती कैसे है भाई बच्चा, इश्यू ऑफ शेयर्स की। हाँ जी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने शेयर्स इशू करेगी, जिसके पास जितने ज्यादा शेयर्स होंगे वो उतनी ज्यादा कैपिटल इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रोवाइड करवाएगा। बेसिस ऑन बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल, ये जो पार्टनरशिप फर्म है, सॉरी ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये एक प्रिंसिपल के ऊपर चलती है, दैट इज ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच की। हाँ जी हर बंदा एक इंसान के लिए और एक इंसान सबके लिए खड़ा रहेगा। एंड सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल हेल्प, कि अगर आप अपनी खुद की मदद करना चाहते हैं वो कैसे होगी, बाकी सबकी मदद करके। आइए इसके बाद हम चलते हैं इसके फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस की तरफ। सबसे पहले बेटा फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला फीचर है इसका वॉलंटरी मेंबरशिप। पर्सन अगर उसकी एज 18 साल से ऊपर है
ठीक है, वो अपना और उसका कॉमन इंटरेस्ट है, जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन एम है, उसका भी इंटरेस्ट है, वो अपनी मर्जी से जैसे चाहे इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर लेके इसका मेंबर बन सकता है। कैन एनी टाइम ज्वाइन एंड लीव मेंबरशिप, वो जब चाहे अपनी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकता है और जब चाहे अपने शेयर्स को बेच के अपनी मेंबरशिप को वापस कर सकता है। देन कम्स योर सेपरेट लीगल एंटिटी, जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं इनकी एक अलग लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी के मतलब ये अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं, इनके पास ये सारी पावर रहती है। ये कोई भी प्रॉपर्टी को ओन करना या किसी थर्ड पार्टी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम से उन कॉन्ट्रैक्ट्स को कर सकती है, ठीक है। नॉट अफेक्टेड बाय एंट्री एंड एग्जिट ऑफ इट्स पार्टनर, कि हाँ जी अगर कोई पार्टनर आता है या छोड़ के चला जाता है उससे इसकी एग्जिस्टेंस को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देन कम्स लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, की जो इसकी इनके मेंबर्स की लाइबिलिटी है वो कैसी रहती है बेटा, लिमिटेड रहती है। कहां तक लिमिटेड, जहां तक उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, जितना उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है सिर्फ उसी हद तक उनको कोई भी रिस्क रहेगा। उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड, सिर्फ लिमिटेड जो है कि हाँ जी जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उस हद तक लिमिटेड रहेगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मेंबर्स की नहीं रहती। देन कम कि इसे कंट्रोल कौन करता है, जैसे कि हमने कहा कि मेंबर्स के हाथ में शेयर्स हैं, बट इसको क्या हर सारे मेंबर्स मिलकर कंट्रोल करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। इसे मैनेजिंग कमेटी के द्वारा कंट्रोल करा जाता है। मैम ये मैनेजिंग कमेटी क्या होती है बेटा, सारे मेंबर्स मिलके, ठीक है, एक इंसान के पास एक वोट रहती है और वो कुछ बंदों को सिलेक्ट करती है और वो बंदे जो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स बनते हैं या पार्ट बनते हैं उनके द्वारा इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाया जाता है। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाता कौन है बच्चा, मेंबर्स बनाए जाते हैं और उनके हाथ में वोट्स कहते हैं। एक इंसान के हाथ में एक वोट, नंबर ऑफ शेयर से फर्क नहीं पड़ेगा, बट हर इंसान के पास एक वोट है, चाहे उसके पास एक शेयर ही क्यों ना हो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का। मेंबर्स अलाउड टू गिव सजेशन या ओपिनियन, हाँ जी, बट मेंबर्स कहते हैं जब इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कोई भी डिसीजंस लिया जाता है तो उनके जो भी ओपिनियंस हैं, उनके सजेशंस हैं, उन्हें हमेशा वेलकम किया जाता है। नेक्स्ट कम सर्विस मोटिव, अगर इनका हमने अभी देखा बेटा कि इनका जो मेन मोटिव है वो क्या है, सर्विस मोटिव, कि लोगों को सर्विस देना। इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं रहता, बट हाँ इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाते हुए, जैसे जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में बिजनेस कर रहे हैं, वैसे तो इनका कोई ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता ही नहीं है। अगर इन केस इन्हें कुछ बच भी जाए, इन्हें प्रॉफिट्स हो भी जाए, तो ये अपने ही मेंबर्स को बांट देते हैं। तो अगर कोई भी सरप्लस आता है वो मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की फॉर्म में वो सारा सरप्लस मेंबर्स के बीच में ही बांट दिया जाता है। होप आपको इसके फीचर्स क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। आइए इसके बाद चलते हैं व्हाट्स द मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स क्या है। सबसे पहला मेरिट जो हमने देखा, इक्वालिटी इन वोटिंग राइट, कि जैसे हमने देखा कि वोटिंग स्टेटस जो है वो सबके पास इक्वल रहेगा, कि जैसे कि अगर कोई मैनेजिंग कमेटी बनानी है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स यू हैव, आपके पास हर इंसान के पास एक वोट एंड वन मैन वन वोट रहेगा, इररिस्पेक्टिव कि उसने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स में। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ये भी इसका एक मेरिट बन जाता है कि जो इसके मेंबर्स की लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। कहां तक बेटा, जितना जिस हद तक उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उस हद तक उनके मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो क्या हो जाएगी बच्चा, लिमिटेड। नेक्स्ट इज योर स्टेबल एग्जिस्टेंस, जैसे कि हमने बोला कि इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मेंबर्स चाहे आए चाहे जाए उनसे इसकी एग्जिस्टेंस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी इसका एक मेरिट बन जाता है कि इट हैज अ स्टेबल एग्जिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि किसी मेंबर की डेथ होगी, इंसॉल्वेंट हो गया, पागल हो गया, तो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को बंद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो इसकी एक स्टेबल एग्जिस्टेंस रहती है। नेक्स्ट एज इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, कि हाँ जी इसमें जर्नली मैनेज बाय मेंबर्स। जर्नली मैनेज बाय मेंबर्स का मतलब क्या है बच्चा, कि इसमें जो मिडल मैन है उसको खत्म कर दिया जाता है। मेंबर से ही, जैसे कि मैं कहूँ एक मेंबर का दालचीनी का काम है और दूसरे मेंबर का आटे की चक्की है, तो ये क्या करेंगे, आपस में ही अपने रिसोर्सेज को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो उसको दालचीनी भी चाहिए, ठीक है, लाइक चाय पानी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, है ना, चाय तो सबको बनानी है, तो ये अपनी जो भी ये बनाता है ये दूसरे मेंबर को प्रोवाइड करवा देगा, और ये मेंबर अगर इसकी आटे की चक्की है तो ये आटा इसको प्रोवाइड करवा देगा, कि म्यूचुअल हेल्प से चलते हैं। तो इसके कारण क्या है, जो मिडल मैन होता है बेटा उसको खत्म कर दिया जाता है।
मेंबर्स आर कस्टमर्स एंड प्रोड्यूसर बोथ। किसी टाइम पे एक मेंबर कस्टमर बन जाता है और दूसरे ही टाइम वो खुद क्या होता है, एक प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब जो सामान बना के बेच रहे, बेच किसको रहे, दूसरे मेंबर को, तो दूसरा मेंबर क्या बन गया उस केस में, कस्टमर। और जब वो इंसान दूसरे मेंबर की प्रोडक्शन खरीद रहा है तो उस केस में पहले वाला मेंबर क्या बन गया, उस केस में बेटा वो क्या बन गया, कस्टमर बन जाता है। नेक्स्ट है सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत ज्यादा तरीकों से, अलग अलग तरीकों से सपोर्ट प्रोवाइड करी जाती है, जैसे जो कि इनके टैक्स इन पे लगाए जाते हैं वो बहुत कम होते हैं। इनको गवर्नमेंट सब्सिडीज दे देती है काफी चीजों में, लो रेट ऑफ लोन कि हाँ जी जो इंटरेस्ट रेट है लोन अगर वगैरह चाहिए इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को, वो बाकी जनरल पब्लिक से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्हें मिल जाते हैं। देन इज योर इजी फॉर्मेशन की इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता। 10 मेंबर्स मिलके, एडल्ट मेंबर्स मिलके इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बना सकते हैं। बहुत कम फॉर्मेलिटीज होती है। इसको रजिस्टर कैसे करवाया जाएगा उसमें भी कुछ ज्यादा फॉर्मेलिटीज वगैरह नहीं रहती हैं। एंड देन इट इज गवर्न्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। इसको गवर्न किसके द्वारा करा जाता है बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 जो कि बना हुआ है उसके द्वारा। उसके अंदर सारी प्रोविजंस है कि कैसे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे, कैसे आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को चला सकते हो। होप बेटा यहाँ तक आपको क्लियर रहेगा। देन कम्स योर लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की। हाँ जी, अब इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की लिमिटेशंस क्या क्या रहती हैं। सबसे पहली लिमिटेशन है बच्चा लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि ये बच्चा उन मेंबर्स के द्वारा चलाया जाता है जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। कि हाँ जी ऐसा नहीं होता कि बहुत अमीर लोग मिलके इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट बनते हैं, जिनका इनकम ग्रुप ठीक ठीक टाइप्स का होता है तो वो मिलके इसको चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। इन एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, क्योंकि ये लोगों के पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते कि ये बाहर से एक्सपर्ट्स को बुलाएं जो कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज करेगा। तो ये मैनेज करी जाती है किसके द्वारा बेटा, मैनेजिंग कमेटी के द्वारा। और वो मैनेजिंग कमेटी में बहुत ज्यादा कहते हैं प्रोफेशनल तरीके के लोग नहीं होते कि हाँ जी जो हम कहें कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुत ही अच्छे तरीके से चला रहे हैं, बहुत प्रोफेशनली चला रहे हैं। तो इसमें जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है बेटा, आपकी अनप्रोफेशनल हो जाती है। देन इज लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी इसलिए होती है बेटा, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि वो लाइबल नहीं होते, जैसे इन केस ऑफ पार्टनरशिप कि हाँ जी वो अपने जो अकाउंट्स हैं उनको पब्लिक करें, ऐसा नहीं होता। बट यहाँ पे जो इनके अफेयर्स हैं वो ओपनली डिस्क्लोज करे जाते हैं मीटिंग में, कि जो भी मेंबर्स की मीटिंग होगी ओपनली बताया जाएगा कि हमारे इस साल कितना रेवेन्यू आया, कितने मेंबर्स ऐड हुए, या हमारा खर्चा कहाँ कहाँ पे हुआ। हर चीज मीटिंग में ओपनली डिस्क्लोज करी जाती है। और कोई भी मेंबर आए तो वो इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है किसी भी टाइम पे, कि जब वो चाहे कि हाँ जी उसे लगा कि हाँ जी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को घोटाला कर रही है, ठीक है इसके काम नहीं ठीक चल रहे, वो जब चाहे आए आके इसके ऑफिस में इनकी बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। तो इसमें सीक्रेसी कम हो जाती है। देन कम्स योर गवर्नमेंट कंट्रोल। बेटा गवर्नमेंट जिसको असिस्टेंस दे रही है, सब्सिडीज दे रही है, तो उसके ऊपर अपने कंट्रोल्स भी लगाएगी कि हाँ जी कोई ऐसा नाजायज फायदा इस लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी उठा के ना तो कोई। इन गवर्नमेंट ने बहुत तरह के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं इन कोऑपरेटिव सोसाइटी को, जो कि इन्हें फॉलो करना मैंडेटरी होते हैं। देन लैक लीड्स टू रिडक्शन इन फ्लेक्सिबिलिटी। इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के कारण जो लॉज बने हुए हैं, प्रोविजंस बनी है, उनको फॉलो करते करते इनके अंदर अपने आप में काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। जहां पे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़े तो वहां पे आपकी खुद की फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी बच्चा, कम। देन कम्स डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कि कई मेंबर्स ऐसे होते हैं कि हाँ जी इनका जो मेन एम क्या है, सोशल वेलफेयर, बट वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पहले प्रेफरेंस देते हैं रादर की सोसाइटी के इंटरेस्ट को। तो वहां पे क्या हो जाता है बेटा, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने की संभावना हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा आपका टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने तरीके की होती है। सबसे पहला है बच्चा आपका कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की। हाँ जी ये सोसाइटी किस लिए बनी होगी, कंज्यूमर्स के लिए, आगे जाके देखेंगे। नेक्स्ट इज योर प्रोड्यूसर्स सोसाइटी, देन कम्स हाउसिंग सोसाइटीज, देन मार्केटिंग सोसाइटी, फार्मर सोसाइटीज एंड क्रेडिट सोसाइटी। आइए एक एक करके इन सोसाइटीज के बारे में इन डिटेल एक बार देखते हैं। सबसे पहला है बच्चा आपका कंज्यूमर सोसाइटी। ये सोसाइटी का नाम क्या है बच्चा, कंज्यूमर। तो ऑब्वियसली ये किसके द्वारा बनाई जाएगी, कंज्यूमर्स के द्वारा। कंज्यूमर्स तो बहुत तरीके के होते हैं बेटा, उनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है। तो इनका मेन मोटिव क्या होता है इस सोसाइटी का, ताकि जो भी कंज्यूमर्स
इस सोसाइटी के मेंबर्स हैं दे कैन गेट प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस, ताकि वो रीजनेबल प्राइसेस से अपने प्रोडक्ट को पा सके। ये लोग बच्चा जो मिडल मैन होते हैं उन्हें खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये सोसाइटीज डायरेक्टली कहाँ से बाय करती हैं बेटा, या तो मैन्युफैक्चरर से बाय करेंगी या फिर होलसेलर से डायरेक्टली बाय करती हैं। ये लोग रिटेलर्स के पास नहीं जाते जो कि एक मिडल मैन बन जाते हैं, जो उनका कमीशन होता है वो सारा इसमें से खत्म हो जाता है। जो भी इन सोसाइटीज का सरप्लस आता है कि हाँ जी जब इन्होंने माल खरीदा, माल कहाँ से खरीद रहे हैं बेटा, या मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से, उनसे माल खरीद के ये किसको दे रहे हैं, मेंबर्स को बेच देते हैं। और इससे क्या है, उन सारे मेंबर्स को कम दाम, मार्केट से कम दामों पे सारे जो भी प्रोडक्ट्स उन्हें चाहिए वो मिल जाते हैं। तो अगर इस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कुछ भी कमाया, मतलब जितने में खरीदा था और जो भी बेचा, उसमें जो भी अगर इनको सरप्लस हो जाता है वो किसको बांट देते हैं बेटा, ये मेंबर्स को बांट देते हैं। किस रेशो में, इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल की, जितने जिसके पास कैपिटल जिसने कंट्रीब्यूट करी है उसको उतना शेयर चला जाएगा, या फिर जिस प्रोपोर्शन में वो लोग परचेज करते हैं। कि जैसे मैं कहूँ कि ए मेंबर 10 लाख की परचेजेस करता है, बी मेंबर 5 लाख की, सी मेंबर 8 लाख की, तो इसी प्रोपोर्शन में उन्हें इनके प्रॉफिट्स भी बांट, जो भी सरप्लस होएगा इसी प्रोपोर्शन में उन्हें बांट दिया जाएगा। देन नेक्स्ट वन इज योर प्रोड्यूसर सोसाइटी। प्रोड्यूसर सोसाइटी बनाई जाती है बेटा उन प्रोड्यूसर्स के लिए जो कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स के द्वारा, स्मॉल प्रोड्यूसर्स इकट्ठे होते हैं और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल लेते हैं, जिससे कि जिसके थ्रू वो क्या है, वो इनपुट्स खरीदते हैं कि जो जो उन्हें सामान चाहिए अपने इनपुट आउटपुट्स को बनाने के लिए, इनपुट्स जो भी रिक्वायर्ड है वो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा खरीदे जाते हैं। ठीक है, टू कम्पीट विद लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स। अब क्या होता है बेटा, अगर मैं एक अकेली प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी बाय करूंगी तो मैं सिर्फ उतना बाय करूंगी जितनी रिक्वायरमेंट मेरे को है। अब एक एग्जांपल लो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें 10 तरीके के प्रोड्यूसर्स हैं, 10 को एक कॉमन रॉ मटेरियल चाहिए, अगर 10 मिलके ऑर्डर करेंगे तो वो क्या है, लार्ज स्केल की, जो ऐसा इंसान है लार्ज स्केल पे बाय करता है तो उसे लाइक एडवांटेज भी मिलता है, सस्ते में सामान मिलता है। तो यही कि अगर 10 मिलके प्रोड्यूस करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो उन्हें वही जो उनके इनपुट्स है वो सस्ते दामों में मिल जाते हैं। तो ये इसी से क्या कहते हैं, लार्ज स्केल जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे कम्पीट कर पाते हैं। इसको एक और नाम से भी बुलाया जाता है बेटा, दैट इज इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू कि हाँ जी इसका एक ऑल्टरनेट नाम क्या होता है, तो दैट इज इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज के नाम पे भी जो आपकी प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उन्हें बुलाया जाता है। तो इससे क्या है, ये इन्हांस कर देते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स कि हाँ जी जो अगर छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स मिलके कुछ बल्क में बाय करेंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। देन प्रोवाइड मेंबर्स विद इनपुट। तो ये क्या है, ये सोसाइटीज मेंबर्स को इनपुट देते हैं। इनपुट कैसे, कोई रॉ मटेरियल, कोई इक्विपमेंट चाहिए या कोई बाकी तरह के अगर इनको इनपुट्स चाहिए किस चीज के लिए, ताकि ये एंड बाय आउटपुट। इससे क्या है कि वो उन्हें इनपुट देते हैं, उसके बाद जब उन्होंने सामान बना लिया तो उनसे सामान खरीद के भी ये मार्केट में उसे बेचने का काम भी करवाते हैं। अगर इन्हें इस प्रोसेस में कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट किसके पास चला जाता है बेटा, मेंबर्स के पास, और किसमें, कंट्रीब्यूशन टू द टोटल पूल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस या सोल्ड, कि जितने गुड्स किसी ने बनाए या जितने जिसके बिके गुड्स उसी प्रोपोर्शन में इनको प्रॉफिट्स भी बांट दिए जाते हैं। तो बेटा यहाँ तक आपको क्लियर रहेगा। नेक्स्ट फॉर्म है आपकी हाउसिंग सोसाइटी। हाउसिंग सोसाइटीज का काम क्या रहता है कि बेटा ये हेल्प करते हैं कि जिन लोगों का इनकम ग्रुप बहुत ज्यादा नहीं है और उन्हें कोई रेजिडेंशियल अकोमोडेशन चाहिए तो उन्हें रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, या तो उन्हें प्लॉट्स दे देते हैं कि जिसके ऊपर वो अपना खुद का कोई घर वगैरह बना सके, या उन्हें बने बनाए फ्लैट्स वगैरह सस्ते रेटों में प्रोवाइड करवा देते हैं और उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो भी ज्यादा कर देते हैं, या फिर उसके पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम लगने लग जाता है एज कम्पेयर टू अदर। टारगेट पीपल विथ लोअर इनकम, कि ये ज्यादा उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनके पास ज्यादा इनकम नहीं रहती। ऑप्शन टू पे इंस्टॉलमेंट, कि हाँ जी ये ऑप्शन दे देते हैं कि आप जो भी आपको पे करना है उस घर के लिए या प्लॉट के लिए वो आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। ये या तो घर बना के दे देंगे, हाँ जी की फ्लैट्स वगैरह को कंस्ट्रक्ट करके दे देंगे, या फिर जो उनके प्लॉट्स वगैरह हैं वो सस्ते रेटों पे प्रोवाइड करवा देते हैं ताकि वहां पे वो खुद अपनी मर्जी से घर बना सके। देन कम्स योर मार्केटिंग सोसाइटी। अब बेटा अगर एक प्रोड्यूसर ने सामान बना लिया, उसे कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि भाई वो कैसे उसको बेचेगा,
तो ये सोसाइटीज का मेन एम होता है कि हाँ जी लोगों का माल को सही तरीके से बिकवाना। ये वॉलंटरी एसोसिएशन होती है बाय स्मॉल इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स की हाँ जी जो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मिल जाते हैं और इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बना लेते हैं, जो कि अपना आउटपुट जो भी उन्होंने बनाया वो बेचना चाहते हैं थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड एजेंट, कि एक एजेंट के थ्रू वो अपना सामान मार्केट में बेचना चाहते हैं। प्रोड्यूसर वांट टू गेट रीजनेबल प्राइस फॉर आउटपुट, ये उनके लिए उन प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाई जाती है जो अपने जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है उसके लिए रीजनेबल प्राइजेस लेना चाहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है प्रोड्यूसर 1, प्रोड्यूसर 2, 3, 4, इन सब ने मिलकर कुछ आउटपुट बनाई और ये आउटपुट को एक पूल में डाल दिया। पूल में मतलब स्विमिंग पूल नहीं है बेटा, मतलब इकट्ठा कर दिया और उसके बाद इसे एक सेंट्रलाइज्ड एजेंट के द्वारा मार्केट में बेचा जाता है। ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये मार्केटिंग जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग आपकी सोसाइटी है ये अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं बेटा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देना, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी देना, पैकिंग फैसिलिटीज देना, ऐसी जो भी मार्केटिंग के रिलेटेड फैसिलिटीज चाहिए वो सारी इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। और इस प्रोसेस में अगर इन्हें कोई भी प्रॉफिट हो जाता है वो अगेन मेंबर्स को ही चला जाता है इन प्रोपोर्शन टू देयर कंट्रीब्यूशन टू पूल, की जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन करा था उस पूल में, कि जितने प्रोडक्शन दी थी अपनी उसी अकॉर्डिंग उनके प्रॉफिट्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। देन कम्स योर फार्मर सोसाइटी। ऑब्वियसली नाम से ही पता लग रहा है बेटा ये सोसाइटी किस लिए बनाई गई होगी, फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। इसमें क्या है बहुत सारे अलग अलग तरह के फार्मर्स इकट्ठे हो जाते हैं ताकि वो लार्ज स्केल फार्मिंग या फिर प्रोडक्टिविटी हायर प्रोडक्टिविटी का फायदा ले सके, कि हाँ जी उन्हें अपनी फार्मिंग के लिए कोई भी इनपुट्स चाहिए, जैसे कोई भी फर्टिलाइजर्स हो गया, कोई और इनपुट चाहिए लाइक कोई सीड्स हो गया, वो उन्हें रीजनेबल प्राइसेस पे मिल सके। प्रोवाइड बेटर इनपुट एट रीजनेबल प्राइस, अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना वो भी किस पे बेटा, रीजनेबल प्राइसेस पे। इन्हें और क्या बोला जाता है बेटा, दे आर ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज के नाम पे भी इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जाना जाता है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करते हैं, अच्छी क्वालिटी के सीड्स देना, फर्टिलाइजर्स देना, मशीन प्रोवाइड करवाना या मॉडर्न तरीके के इक्विपमेंट्स फार्मर्स को प्रोवाइड करवाना, ये सारे काम इस कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा परफॉर्म करे जाते हैं। एंड लास्ट वन इज योर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम क्या रहता है बेटा, ये लोग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं किसको, अपने मेंबर्स को, कि हाँ जी अगर उनके मेंबर्स को कोई शॉर्ट टर्म फाइनेंस की जरूरत है तो वो इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। ये प्रोटेक्ट करते हैं मेंबर्स को ताकि वो जो मार्केट में बहुत हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं उन लोगों के द्वारा एक्सप्लॉइट ना किए जाएं, कि हाँ जी अगर ये कहीं बाहर जाएंगे तो इन्हें एक्सप्लॉइट किया जाएगा, तो उस एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज हेल्प करवाती है। जो भी लोन आउट ऑफ अमाउंट, कि हाँ जी इनके खुद के पास पैसा कहाँ से आता है लोन देने के लिए, तो ये जो अमाउंट है लोन ये लोगों को या अपने मेंबर्स को जो भी प्रोवाइड करवाए वो अमाउंट कहाँ से आता है बेटा, जो अमाउंट इन्होंने कलेक्ट करा है लोगों से एज अ कैपिटल, कि हाँ जी जब शेयर्स दिए थे लोगों ने के शेयर्स लिए थे उस टाइम क्या दिया था, कैपिटल, जो भी पैसा तब इकट्ठा हुआ था, या एज अ डिपॉजिट, जैसे भी होता है जो भी पैसा डिपॉजिट या कैपिटल के थ्रू इकट्ठा करा जाता है तो उसी कैपिटल में से ये लोगों को लोन प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। एंड दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।